जय श्री श्याम माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज रिवीजन सेशन। और आज का ये जो रिवीजन सेशन है फ्रेंड्स, इसमें हम ब्लॉक असेसमेंट के जो स्पेशल प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट 2024 के द्वारा लॉ में रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन स्पेशल प्रोविजंस को रिफ्रेश करने वाले हैं। सिंस ये फाइनेंस एक्ट 2024 की अमेंडमेंट से तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा रेलिवेंट है। एंड फ्रेंड्स, ब्लॉक असेसमेंट से रिलेटेड जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं, मैंने आपको जो समरी नोट्स हैं उनमें ये डिटेल में थोड़े से प्रोवाइड कर रखे हैं, क्योंकि इसमें से किसी भी एरिया से जो आपको क्वेश्चन है वो इस बार एग्जाम में दिया जा सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहां पर जो इलेबोरेट सेंस में जो थिंग्स हैं वो आपको यहां प्रोवाइड कर रखी हैं कि कोई भी एरिया स्किप ना होने को पाए। और फ्रेंड्स, इस रिवीजन सेशन से मोस्ट इफेक्टिव आउटपुट आपको मिल जाए, इसके लिए मैं डायग्रामेटिक एंड इलस्ट्रेटिव शेप में जो थिंग्स हैं वो आपको रिफ्रेश करा दूंगा। ठीक है, मतलब सिंपली स्पीकिंग हम डायग्राम्स और एग्जांपल्स की हेल्प से जो चीजें हैं वो लॉ में ये जो प्रोवाइड की गई प्रोविजनल थिंग्स हैं उनको रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आइए मैं अब जो इससे रिलेटेड थिंग्स हैं वो आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो इस ब्लॉक असेसमेंट स्कीम के प्रोविजंस जो सेक्शन 115 से 115 आई तक चैप्टर 14 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स अगर सेक्शन 132 में कोई सर्च इनिशिएट की जाती है या एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स असेट्स को अगर किसी अदर लॉ के ऑफिसर अथॉरिटी से सेक्शन 132 ए में इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा रिक्वायर किया जाता है, तो ऐसे केस में ही ये जो स्पेशल प्रोविजंस लॉ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ब्लॉक ऑफ असेसमेंट के, वो पिक्चर में आएंगे। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ना इस चैप्टर में लास्ट में जो सेक्शन 115 आई गिवन है वो क्या कहता है कि अगर 1 सितंबर 2024 से पहले अगर सर्च या रिक्विजिशन हो गया हो तो फिर ऐसे केस में ये जो ब्लॉक असेसमेंट के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि जो अदर नॉर्मल प्रोविजंस मतलब इनकम स्किपिंग असेसमेंट की जो स्कीम हुआ करती थी वही इनफोर्स आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 115 आई में आपको नोट्स में लास्ट में ये बात गिवन भी है। तो चलिए, मेनली हमारा जो फोकस है वो एक्चुअली इस ब्लॉक असेसमेंट का जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 115 उस पर इनिशियली रहेगा। तो आपको पहले तो ये रिकॉल कर लेना है कि हां, अगर 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स अगर सेक्शन 132 में अगर सर्च इनिशिएट की जाती है या 132 ए में रिक्विजिशन की पावर अगर एक्सरसाइज की जाती है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर ब्लॉक पीरियड की एसएससी की टोटल इनकम को असेस और रीअसेस करेगा। राइट ना फ्रेंड्स? अब यहां पर ब्लॉक पीरियड का मतलब हम किससे लेंगे? तो ब्लॉक पीरियड के लिए लॉ मेकर्स ने सेक्शन 158 बी में लॉ मेकर्स ने इससे रिलेटेड जो मीनिंग दिया है एग्जांपल से रिकॉल कर लीजिए। सपोज एसएससी के यहां अगर 10 अक्टूबर 24 को अगर सर्च इनिशिएट हुई है, ओके, जिसका लास्ट ऑथराइजेशन मैंने मान लिया 18 अक्टूबर को एग्जीक्यूट हुआ। सर्च का लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट होना मतलब एसएससी की लोकेशन पर सर्च का लास्ट फंक्शन परफॉर्म किया जाना, दैट इज पंचनामा प्रिपेयर किया जाना। राइट, रेगुलर बैच में हम पूरी जो प्रोसेस है वो इस रिलेशन में डिस्कस कर भी पाते हैं। यहां केवल आप इतना कंसीडरेशन में एग्जामिनेशन पर्पस के लिए लेकर चलिए कि हां, सर्च का लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट होना मतलब पंचनामा प्रिपेयर होना, और रिक्विजिशन का लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट होना मतलब कि अदर लॉ के ऑफिसर से जो भी आपने एसएससी की बुक्स डॉक्यूमेंट्स असेट्स मांगी हैं उनका आपको डिलीवर हो जाना। उस डेट पर हम कहेंगे कि हां, रिक्विजिशन का लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट हुआ है। तो बात चल रही थी फ्रेंड्स ब्लॉक पीरियड की, राइट ना? तो ब्लॉक पीरियड के लिए जैसे अगर एसएससी के यहां 10 अक्टूबर को अगर सर्च इनिशिएट हुई मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में अगर सर्च इनिशिएट हुई तो इससे इमीडिएट प्रीसीडिंग जो 6 इयर्स होंगे, यस माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर 18-19 से प्रीवियस ईयर 23-24 यहां आएंगे। राइट, इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट 1920 से 24-25, तो सर्च के इनिशिएशन, सर्च और रिक्विजिशन के इनिशिएशन वाले ईयर से जो इमीडिएट प्रीसीडिंग 6 इयर्स होंगे, एक तो वो पीरियड, और दूसरा जिस ईयर में सर्च या रिक्विजिशन हुआ है उस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे से स्टार्ट करके सर्च रिक्विजिशन के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक का जो पीरियड है वो भी ब्लॉक पीरियड में आएगा। याद आ गया फ्रेंड? सेक्शन 158 बी में जो
ब्लॉक पीरियड का मीनिंग आपको गिवन है, उसमें यही बातें प्रोवाइड की गई हैं, राइट। अच्छा, अब मैं एक चीज यहां पर आपको और रिकॉल करा देना चाहता हूं फ्रेंड्स, जो करेंट ईयर होता है, जो सर्च रिक्वेशन वाला ईयर होता है, एक्चुअली उस ईयर के लिए हम कह सकते हैं कि केवल उस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे से सर्च रिक्वेशन के लास्ट इटरेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक का पीरियड ब्लॉक पीरियड का पार्ट बन रहा है ना। हां, तो बाकी जो पीरियड है उसके लिए क्या होगा, जो रेगुलर असेसमेंट है उसे अंजाम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहीं पर यह भी आप कंसीडरेशन में लेकर चलें, वैसे तो यह बात आपको आगे माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेगी कि अगर एसएससी ने भले ही 1 अप्रैल से सर्च रिक्वेशन के लास्ट इटरेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक के इस पीरियड में किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर किया हो, राइट, लेकिन उसके लिए चाहे भले ही वो एसएससी के द्वारा अनडिस्क्लोज्ड रखा गया हो, लेकिन उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स जो ब्लॉक असेसमेंट है उसे अंजाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो जो रेगुलर असेसमेंट लाइक स्क्रूटनी असेसमेंट, बैच जजमेंट असेसमेंट है उसका पार्ट कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनिशियल फेज में जिस तरह की चीज है लॉ मेकर्स ने सेक्शन 158 बीए में हमें लॉ में अरेंज की हुई हैं, मैंने केवल वो बातें अभी आपको यहां पर रिकॉल कराई। अच्छा, अब फ्रेंड्स इसी रिगार्ड में कुछ और चीजें मैं आपको रिफ्रेश कराना चाहता हूं। अच्छा, एक बात आप ये भी कंसीडरेशन में और ले लीजिए कि जो करेंट ईयर मतलब जो सर्च रिक्वेशन वाला ईयर होता है ना, उस करेंट ईयर की जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो सर्च रिक्वेशन में डिटेक्ट हुई होगी उसका तो हम ब्लॉक असेसमेंट करेंगे, राइट ना फ्रेंड्स। इस पीरियड में जो भी एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्ट हुई होगी उसका तो ब्लॉक असेसमेंट किया जाएगा, लेकिन जो भी इस प्रीवियस ईयर की डिस्क्लोज्ड इनकम मतलब अदर देन अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो भी उनकी डिस्क्लोज्ड इनकम होगी उसका रेगुलर असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं इनिशियल फेज में आपने कुछ बेसिक्स ये चीजें रिफ्रेश करनी थी। ठीक है कि जो सेक्शन 158 बीए में लॉ मेकर्स ने एओ को ब्लॉक पीरियड के लिए एसएससी की टोटल इनकम को असेस और रीअसेस करने के लिए जो ऑब्लिगेशन अटैच किया है, वास्तव में ये कब पिक्चर में आएगा और ब्लॉक पीरियड का मतलब किससे लिया जाएगा, यहां तक की बातें अभी आपको रिकॉल हो गई होंगी। अब कुछ और चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता लगा कि हमारे एसएससी के यहां पर 10 अक्टूबर 24 को सपोज सर्च इनिशिएट हुई, सर्च का लास्ट इटरेशन सेम डेट वही 18 अक्टूबर को एग्जीक्यूट हुआ, तो जो लास्ट 6 ईयर्स हैं, हो सकता है कि उन लास्ट 6 ईयर्स में से किसी ईयर का कोई असेसमेंट, जैसे प्रीवियस से 22-23 की एसएससी ने अपनी रिटर्न फर्निश की थी, एओ ने उन्हें 143(2) में स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्टिंग का नोटिस दिया और वो स्क्रूटनी असेसमेंट सब वो सर्च की डेट पर पेंडिंग चल रहा था। अब ये कंफर्म है ना कि सिंस ये ईयर इस ब्लॉक पीरियड का पार्ट है, तो मतलब इस ईयर का ब्लॉक असेसमेंट 158A में होना ही है, तो फिर उस सेम ईयर के लिए सेम पर्पस दैट इज टैक्सेबल इनकम की डिटर्मिनेशन के लिए कोई और असेसमेंट आगे कंटिन्यू रखने की क्या जरूरत है। तो वो जो भी पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट होगा दैट प्रोसीडिंग्स विल अवेट, मतलब वो जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है दोस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स विल कम टू एन एंड विदाउट अटेनिंग एनी फाइनलिटी, वो जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो अबेट कर जाएंगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जरा सोचो कैसा, कि सपोज प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए स्क्रूटनी असेसमेंट जब स्टार्ट किया गया था तो सिंस एसएससी ने किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह में एंटर कर रखा था, तो एओ ने एएलपी की कंप्यूटेशन का जो केस है वो टीपीओ को रेफर किया था, तो वो रेफरेंस भी अवेट हो जाएगा। इवन टीपीओ ने सपोज एएलपी की कंप्यूटेशन का जो ऑर्डर है वो भी उस प्रीवियस ईयर 22-23 के स्क्रूटनी असेसमेंट के दौरान एओ के लिए पास कर दिया था, तो जब वो पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट ही अवेट हो रहा है तो उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो एएलपी का रेफरेंस टीपीओ को किया गया था या टीपीओ के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था वो प्रोसीडिंग्स भी क्या होंगी, अबेट कर जाएंगी। अब यहीं पर माय डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ी आगे की स्टेज भी आपके सामने रख देता हूं। देखिए ये बिल्कुल जायज है कि जब इन लास्ट 6 इयर्स में फॉल करने वाले इस ईयर का अगर 158 बीए में पता है ब्लॉक असेसमेंट होना ही है, तो फिर उस ईयर का कोई स्क्रूटनी असेसमेंट अगर सपोज पेंडिंग है तो उसको आगे कंटिन्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर अबेट किया जा रहा है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट। लेकिन ऐसा भी तो संभव है ना कि आगे जब एओ के द्वारा ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर पास किया गया
तो एसएससी उस ब्लॉक असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं था, वो आगे एओ के उस ब्लॉक असेसमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लेकर चला गया, केस जीत भी गया। एपीलेट अथॉरिटी ने एओ के उस 158 बीए के ब्लॉक असेसमेंट के ऑर्डर को एनल कर दिया। एनल कर देना मतलब सेट असाइड कर देना, ओके। और वो एनलमेंट ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को मतलब डिपार्टमेंट को रिसीव हुआ सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मान लिया हमने। तो माय डियर फ्रेंड्स, रीजनेबल क्या होगा कि जिस 158 बीए के कॉन्फिडेंस में ये पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स फाइनलिटी अटेन नहीं कर पाई थी, वो एग्जिस्टेंस से आउट कर दी गई थी, अबेट कर दी गई थी। अब वो बेस ही 158 बीए का जो ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर, वो बेस ही अब नहीं रहा। वो अगर एनल हो गया तो रीजनेबल होगा कि उस 158 बीए के कॉन्फिडेंस में जो पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स अबेट हो गई थी, एग्जिस्टेंस से आउट हो गई थी, उनको अब वापस से एग्जिस्टेंस में लाए जाने का मतलब उनके रिवाइवल का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ में होना चाहिए। हां, लॉ मेकर्स ने 158 बीए में यह भी प्रोविजन दिया कि अगर 158 बीए का ऑर्डर अगर अबेट हो जाता है तो फिर 158 बीए के ऑर्डर को मतलब ब्लॉक असेसमेंट के ऑर्डर को अगर एपीलेट अथॉरिटी के द्वारा अगर एनल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो जो 158 बीए के कॉन्फिडेंस में ये एएलपी के रेफरेंस की, टीपीओ के एएलपी वाले ऑर्डर की, या जो लास्ट 6 इयर्स में से किसी ईयर के असेसमेंट रीअसेसमेंट की पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अबेट हुई थी, वो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अब रिवाइव हो जाएंगी। जिस डेट पर एनलमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को रिसीव होगा, उस डेट पर वो अबेटेड प्रोसीडिंग्स अर्लियर अब वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। लेकिन एक और स्टेज यहां पर बनती है क्या कि जब लोअर एपीलेट अथॉरिटी ने ईओ के 158 बीए के ऑर्डर को एनल किया तो अब डिपार्टमेंट को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और आगे अपील डिपार्टमेंट ने उस लोअर एपीलेट अथॉरिटी के एनलमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में हायर एपीलेट अथॉरिटी के यहां फाइल कर दी और हायर एपीलेट अथॉरिटी को कन्विंस भी कर लिया। हायर एपीलेट अथॉरिटी ने यह कहा कि वो 158 बीए का अच्छा भला पास किया गया असेसमेंट ऑर्डर एनल किसने कर दिया, उस एनलमेंट की ऐसी की तैसी उस एनलमेंट ऑर्डर को हम यहां पर सेट असाइड कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा कि 158 बीए वापस से रिवाइव हो जाएगा। राइट ना फ्रेंड्स, जिस 158 बीए के ऑर्डर को लोअर एपीलेट अथॉरिटी ने एनल किया था, कैंसिल किया था, हायर एपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि वो एनलमेंट गलत है, मतलब 158 बीए का जो ऑर्डर है वो माय डियर फ्रेंड्स रिवाइव हो जाएगा। ओके, पक्की बात है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस एनलमेंट के कॉन्फिडेंस में ये अबेटेड प्रोसीडिंग्स जो रिवाइव हो गई थी, वो पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट वगैरह वाली, वो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो रिवाइव हो गई थी, अब एक्चुअली उन रिवाइव्ड प्रोसीडिंग वो रिवाइवल अपना इफेक्ट सीज कर देगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जिस रिवाइवल का जैसे पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट रिवाइव हुआ था, क्यों? क्योंकि 158 बीए का ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर एनल हो गया था। अब जब एनलमेंट ही नहीं रहा तो फिर एनलमेंट का रिजल्ट ये रिवाइवल सेम कैसे सस्टेन कर सकता है? वो रिवाइवल भी अपना इफेक्ट छोड़ देगा। प्रैक्टिकली 158 बीए के ऑर्डर को हायर एपीलेट अथॉरिटी इनडायरेक्टली अफर्म कर रही है, वो वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ये सारी चीजें 158 बीए में इन टोटलिटी माय डियर फ्रेंड्स आपको गिवन है। और मैं एक और चीज आपको यहां पर रिकॉल कराना चाहता हूं। फ्रेंड्स सुनिए जरा, देखिए नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि हां अगर सर्च की डेट पर कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग हो तो वो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अबेट कर जाएगी। अभी आपने ये देखा ना, राइट ना फ्रेंड्स, नॉर्मली जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि हां अगर सर्च की डेट पर अगर कोई ब्लॉक पीरियड के किसी ईयर का अगर कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट जैसे प्रीवियस 22-23 का स्क्रूटनी असेसमेंट पेंडिंग था तो वो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स शैल अबेट। लेकिन अब इसका भी एक एक्सेप्शन 158 बीए में ही जो गिवन है, काइंडली उसे भी रिकॉल कीजिएगा। देखिए हुआ क्या कि सपोज राम के यहां पर हमें पता लगा कि फरवरी 25 में जो सर्च है वो इनिशिएट हुई, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में जो सर्च है वो इनिशिएट हुई। ओके, जिसका लास्ट ऑथराइजेशन 28 फरवरी 25 को एग्जीक्यूट हुआ। तो अब जो लास्ट 6 इयर्स है, प्रीवियस ईयर 18-19 से 23-24 आप चेक कर लीजिए, प्लस जो प्रीवियस ईयर 24 के फर्स्ट डे से सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक का जो पीरियड है वो भी ब्लॉक पीरियड का फॉर्मिंग पार्ट बनेगा, जिसका 158 बीए में कंफर्म ऑर्डर पास होगा। और 158 बी में टाइम लिमिट भी आप पढ़कर आए हैं, रिफ्रेश कीजिए कि सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स का टाइम है जो एओ को मिलता है उस ब्लॉक असेसमेंट के ऑर्डर को पास करके देने के लिए।
राइट तो हम कह सकते हैं कि एओ के लिए 28 फरवरी 26 की वो टाइम लिमिट यहां बन जाएगी जिस तक वो इस ब्लॉक पीरियड के टोटल इनकम को असेस और रीअसेस करने वाला जो ऑर्डर है वो पास करेगा। राइट अभी मैं रिफ्रेश करा दूंगा 158 बीसी में जो असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑर्डर है वो ब्लॉक असेसमेंट का पास किया जाता है। अब पॉइंट ये है कि जो ये सर्च हुई थी, हां ठीक है, एओ ने 158 बीसी में जो नोटिस है वो एसएससी को इशू कर दिया और ब्लॉक असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स अभी चली रही थी कि सपोज राम के यहां पर दोबारा से जो सर्च है वो कंडक्ट की गई। ओके अब उस सेकंड सर्च की डेट पर जो अर्लियर सर्च मतलब फर्स्ट सर्च के जो ब्लॉक असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग बनी हुई है, तो फिर आप तो ये कहोगे कि भाई अब 1 जनवरी 26 को जो सर्च इनिशिएट हुई है इस डेट पर कोई भी असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग होंगी तो वो अबेट कर जाएंगी। तो ये जो ब्लॉक असेसमेंट की पेंडिंग प्रोसीडिंग्स होती है ना ये अबेट नहीं करेंगी, हां ये तो फाइनलिटी अटेन करेंगी, इनको तो माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट किया जाएगा। ओके एक्चुअली क्या रिजल्ट आएगा अब फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर 25-26 में 1 जनवरी 26 को ये जो सेकंड सर्च है वो हुई है, तो अब जो ब्लॉक पीरियड बनेगा वो इस प्रीवियस ईयर के लास्ट 6 इयर्स का बनेगा प्लस जो अब सेकंड सर्च के इनिशिएशन वाले ईयर मान लेते हैं 1 जनवरी 26 को ही सपोज सर्च का लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट हो गया है, मान लिया है मैंने, ओके सेम डे पर, तो ऐसे केस में सेकंड सर्च वाले ईयर के फर्स्ट डे से सेकंड सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक का जो भी पीरियड होगा ये अब सेकंड सर्च के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीरियड कहलाएगा। ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर 158 बीसी में सेकंड सर्च के रिस्पेक्ट में आगे पास किया जाएगा। मतलब होगा क्या, जो फर्स्ट सर्च है उस फर्स्ट सर्च के रिस्पेक्ट में एओ जो ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर है 158 बीए में वो फ्रीली पास करेंगे। वो भले ही फर्स्ट सर्च का ब्लॉक असेसमेंट सेकंड सर्च की डेट पर पेंडिंग था, वो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अबेट नहीं करेंगी, वो कंप्लीट किया जाएगा। ओके उसके लिए जो टाइम लिमिट अभी आपने रिफ्रेश की उसमें उसका ऑर्डर बनाया जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड सर्च हुई है इस सेकंड सर्च के रिस्पेक्ट में भी जो ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर है वो एओ के द्वारा पास किया जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स 158 बीए में उनके द्वारा जो ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर है वो सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन वाले ईयर के मंथ के क्लोज होने से, सेकंड सर्च 1 जनवरी 26 को इनिशिएट हुई, मैं मान रहा हूं इसी डेट पर सपोज पंचनामा भी तैयार हो गया, मान लिया हमने, तो सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट से मतलब सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो ऑर्डर है वो पास किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉ मेकर्स ने 158 बीए में एओ को ब्लॉक असेसमेंट की पावर दी हुई है, क्या ब्लॉक पीरियड के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक असेसमेंट है उसे करेंगे, एसएससी की टोटल इनकम को असेस और रीअसेस करेंगे। राइट लेकिन जो सिस्टम है जो ऑर्डर है वो माय डियर फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे 158 बीसी में आपको रिफ्रेश कराऊंगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओके अच्छा, तो एक चीज मैं आपको और रिकॉल करा देना चाहता हूं, देखिए ये जो पार्ट मैंने यहां पर ऐड किया है ना, ये 158 बी में जो टाइम लिमिट गिवन है वो यहां पर ऐड किया, लेकिन एक चीज मैं आपको और रिकॉल कराना चाहता हूं कि अगर फर्स्ट सर्च की जो टाइम लिमिट बनती है, फर्स्ट सर्च के लिए जो ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट बनती है, उस टाइम लिमिट के बाद में अगर सेकंड सर्च का जो अभी ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर पास होना है अगर टाइम लेफ्ट 3 मंथ से कम हो तो सेकंड सर्च का ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम एओ को मिलेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तो टाइम लिमिट ऑलरेडी ज्यादा है लेकिन अगर कम होती तो 3 मंथ्स का जो टाइम है वो एटलीस्ट एओ को दिया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ये इसी तरह की बातें हैं जो आपको यहां पर प्रोवाइड की गई हैं। ओके टाइम लिमिट वाले एरिया में माय डियर फ्रेंड्स आपको ये जो चीजें हैं वो गिवन है। अच्छा एक अब फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और यहां पर रिकॉल कराना चाहता हूं कि जब ब्लॉक असेसमेंट किया जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स ब्लॉक असेसमेंट में जो टैक्स है, अच्छा आई होप यहां तक की चीजें पहले आपको रिफ्रेश हो गई होंगी। देखिए जो 158 बीए में लॉ मेकर्स ने चीजें दी हुई है ना वो इसी तरह की हैं कि अगर 1 सितंबर 24 ऑनवर्ड्स अगर सर्च इनिशिएट हो या रिक्विजिशन किया जाए तो ब्लॉक पीरियड की टोटल इनकम को एओ के द्वारा यहां इस चैप्टर 14 बी मतलब ब्लॉक असेसमेंट के चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली असेस रीअसेस किया जाएगा। ब्लॉक पीरियड में सर्च वाले ईयर से लास्ट 6 ईयर्स प्लस सर्च वाले ईयर के फर्स्ट डे से
सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक का पीरियड कंसीडर किया जाएगा। लास्ट ऑथराइजेशन का मीनिंग भी आपको रिफ्रेश करा दिया। देन जो पेंडिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स है वो अबेट हो जाएंगी। जो भी टीपीओ को केस रेफर किया गया या उनका ऑर्डर आया तो वो भी अबेट कर जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सर्च के बाद सेकंड सर्च हुई और सेकंड सर्च की डेट पर फर्स्ट सर्च का ब्लॉक असेसमेंट अगर पेंडिंग होगा तो वो अबेट नहीं करेगा, उसको तो कंप्लीट किया जाएगा। और फर्स्ट सर्च की टाइम लिमिट के बाद में सेकंड सर्च का ऑर्डर पास करने के लिए टाइम लिमिट अगर 3 मंथ से अगर कम हुई तो 3 मंथ सेकंड सर्च के ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के लिए एटलीस्ट मिलेंगे। ये सारी बातें माय डियर फ्रेंड्स मैंने अभी आपके सामने रखी थी। एक्चुअली लॉ मेकर्स ने जो वो एनलमेंट वाली बात है और जो रिवाइवल वाली बात है और एनलमेंट कब अगर एनलमेंट को अगर सेट असाइड कर दिया जाए तो फिर एनलमेंट का रिजल्ट जो रिवाइवल था वो भी अपना इफेक्ट छोड़ देगा। ये सारी चीजें टाइम स्केल डायग्राम से आपको रिफ्रेश कराई और ये भी बताया आपको कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम मतलब जिस ईयर में सर्च रिक्वेशन होता है उस ईयर की अनडिस्क्लोज्ड इनकम ब्लॉक असेसमेंट में असेस की जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो डिस्क्लोज्ड इनकम है वो तो अदर प्रोविजंस मतलब नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ही वो असेस और रीअसेस की जाएंगी। ब्लॉक पीरियड की जो टोटल इनकम पर टैक्स लगाने की बात आएगी वो सेक्शन 113 में जो रेट गिवन है दैट इज 60% उससे लगाया जाएगा। सेंट्रल एक्ट में अगर कोई सरचार्ज लेबिएबल बनाया गया हो तो वो भी लेबी किया जाएगा जो प्रेजेंटली कोई नहीं है। हां, ब्लॉक असेसमेंट को लेकर कोई सरचार्ज एग्जिस्ट अदरवाइज नहीं करता है। अब माय डियर फ्रेंड्स जो 158 बीए में ब्लॉक पीरियड की टोटल इनकम का जो जिक्र यहां पर हुआ, टोटल इनकम को लेकर माय डियर फ्रेंड्स लॉ मेकर्स ने सेक्शन 158 डबल बी में जो चीजें हैं वो मैं प्रोवाइड कर रखी है। आइए मैं वो भी आपको भी इनिशियल फेज में इजी फॉर्म में रिकॉल करा देता हूं। देखिए जैसे मानते हैं हम हमारे एसएससी मिस्टर श्याम के यहां पर सपोज 10 अक्टूबर 24 को सर्च इनिशिएट हुई, 18 अक्टूबर को उसका जो पंचनामा है वो सपोज तैयार हुआ, राइट। तो ये आप पहले रिकॉल कर लीजिए कि सर्च वाले ईयर से जो इमीडिएट प्रीसीडिंग 6 ईयर्स होंगे, हां एक तो ये ब्लॉक पीरियड का पार्ट बनेंगे और इसके अलावा करेंट ईयर में 1 अप्रैल की डेट से जो सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक का पीरियड है वो यहां पर ब्लॉक पीरियड में आएगा। ये तो आपको पता ही है, राइट। इसकी टोटल इनकम को यहां असेस और रीअसेस किया जाएगा। अब हो सकता है कि जो प्रीसीडिंग ईयर्स हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं, जो प्रीसीडिंग ईयर्स है उनमें से हो सकता है कि 1 और मोर ईयर्स के एओ ने पहले नॉर्मली असेसमेंट कर रखे हो, राइट। हां जैसे सपोज किसी एक साल का मान लेते हैं कि बीजीए हो गया था, किसी एक साल का सपोज इनकम स्किपिंग असेसमेंट हुआ पड़ा था, राइट। हो सकता है कि इन लास्ट 6 ईयर्स में मतलब ब्लॉक पीरियड में फॉल करने वाले किसी ईयर का कोई असेसमेंट नहीं हुआ था, एसएससी ने केवल अपनी रिटर्न फर्निश की थी वॉलंटरली या 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स में, है ना फ्रेंड्स। या हो सकता है कि किसी ईयर का ना रिटर्न आया हो और ना ही असेसमेंट किया गया हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तो जो ब्लॉक पीरियड की टोटल इनकम है ना पहले उसको कंसीडरेशन में लेना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे कि एसएससी ने ब्लॉक पीरियड में से अगर किसी ईयर की अगर पहले ब्लॉक पीरियड में से अगर किसी ईयर का एसएससी का पहले अगर असेसमेंट हो रखा है तो जो असेस्ड इनकम है आप वो यहां पर कंसीडरेशन में ले लीजिए। अगर एसएससी ने अगर रिटर्न अगर वॉलंटरली फाइल की थी 139(1) में जैसे अपनी रिटर्न फर्निश की थी तो आप वो रिटर्न इनकम या कंसीडरेशन में ले लीजिए। 142(1) में नोटिस के रिस्पॉन्स में अगर एसएससी रिटर्न लेकर आया था तो वो भी ब्लॉक पीरियड में फॉल करने वाली किसी ईयर की इनकम थी। अब यहां टोटल इनकम में हां चाहे एसएससी का असेसमेंट हुआ था तो असेस्ड इनकम हम रखेंगे, रिटर्न आई थी तो रिटर्न इनकम को कंसीडरेशन में लेंगे, किसी ईयर का कुछ नहीं हुआ था तो नील कंसीडर कर लेंगे, ओके। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स जो करेंट ईयर है मतलब जो ईयर ऑफ सर्च है उसमें 1 अप्रैल 24 से लेकर 18 अक्टूबर तक माय डियर फ्रेंड्स मतलब क्या जो एसएससी का डिस्क्लोज्ड इनकम मतलब जो एसएससी का व्हाइट मनी है, जो एसएससी ने इनकम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखी है, यस असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे मतलब सर्च रिक्वेशन वाली ईयर के फर्स्ट डे से सर्च रिक्वेशन के इनिशिएशन की डेट तक के इस पीरियड में एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इनकम रिकॉर्ड हो रखी है जिसे हम व्हाइट मनी कह सकते हैं वो भी हम यहां पर कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे क्योंकि हमें तो टोटल इनकम लेनी है ना। हां इसके अलावा एओ एसएससी को नोटिस देकर एक रिटर्न फर्निश करने के लिए ब्लॉक पीरियड के रिस्पेक्ट में रिटर्न फर्निश करने के लिए रिक्वायर करता है तो अगर एसएससी 158 बीसी में रिटर्न में जो इनकम दिखाएगा वो भी यहां कंसीडर कर ली जाएगी और फाइनली एओ के द्वारा ब्लॉक असेसमेंट को अंजाम दिया जाएगा। तो ब्लॉक असेसमेंट को एओ ने जो अंजाम दिया है मतलब एओ के द्वारा जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसएससी की ब्लॉक असेसमेंट में
डिटरमाइन की गई है वो हम यहां पर कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे। मतलब हमें करना क्या है, हमें तो सिंपली स्पीकिंग जो लास्ट 6 ईयर्स हैं उनकी असेस्ड इनकम, जिन ईयर का असेसमेंट नहीं हुआ है उन ईयर की रिटर्न इनकम, या असेसमेंट भी नहीं हुआ रिटर्न भी नहीं आई तो सिंपली निल, ठीक है। और करेंट ईयर में सर्टिफिकेशन की डेट तक एसएससी ने अपने बुक्स अकाउंट्स में जो इनकम रिकॉर्ड कर रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री के बेस पर जो उसका व्हाइट मनी डिस्क्लोज्ड इनकम रिप्रेजेंट करती है वो कंसीडर कर लेंगे, और जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम एओ ब्लॉक असेसमेंट में डिटरमाइन करेगा वो यहां पर कंसीडर कर ली जाएगी। सिंपली स्पीकिंग इन सबका जो एग्रीगेट है ना वो टोटल इनकम माय डियर फ्रेंड्स यहां पर एसएससी के लिए ब्लॉक पीरियड की ट्रीट की जाएगी। तो इनिशियल फेज में तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने जो आपको नोट्स में जो चीजें प्रोवाइड कर रखी है ना वहां पर इसी तरह की बातें आपको गिवन है, वहां और सिंप्लीफाई करके आपको नोट्स में दे रखा है मैंने। तो देखिए सबसे पहले जो एसएससी ने 158 बीसी में अभी मैं आपको रिफ्रेश कराने वाला हूं, ब्लॉक असेसमेंट में एओ पहला काम यही करता है, एसएससी को एक नोटिस देकर रिटर्न फर्निश करने के लिए कहता है कि आप अपनी तरफ से जो भी वॉलंटरी अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिस्क्लोज करना चाहते हैं यू कैन डू सो, आप ऐसा कर सकते हैं। तो एसएससी जो 158 बीसी में फर्निश की जाने वाली रिटर्न में अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दे, या फिर वही बात कि लास्ट 6 ईयर्स में से किसी जिन ईयर्स का असेसमेंट हो रखा है तो उनकी असेस्ड इनकम, जिन ईयर की रिटर्न फर्निश हो रखी है तो उनकी रिटर्न इनकम, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जिनका असेसमेंट नहीं हुआ होगा, और करेंट ईयर की 1 अप्रैल से सर्च रिक्वेशन की लास्ट ऑथराइजेशन की एग्जीक्यूशन की डेट तक के पीरियड में जो भी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की गई एंट्री के बेस पर जो एसएससी की डिस्क्लोज्ड इनकम हमें अपीयर हो रही है वो इनकम, एंड फाइनली एओ जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम ब्लॉक असेसमेंट में डिटरमाइन करेगा। तो ये सारी जो फिगर्स है ना इनका जो सम टोटल है वो हम कहेंगे क्या माय डियर फ्रेंड्स, टोटल इनकम कॉन्स्टिट्यूट करेगा, राइट। लेकिन एक बात आपने कंसीडरेशन में ये लेकर चलनी है कि ये ब्लॉक असेसमेंट के प्रोविजंस रेवेन्यू के बेनिफिशियली डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब क्या कि अगर सपोज कोई असेस्ड इनकम मान लेते हैं नेगेटिव फिगर पर रही थी, लॉस किसी ईयर में असेस हुआ था, या एसएससी ने किसी ईयर में सपोज अपना लॉस पर रिटर्न फर्निश की थी, ओके, तो फिर ये जो एसएससी या एसएससी ने 158 बीसी में लॉस की रिटर्न फर्निश की है, तो जो भी एसएससी के द्वारा 158 बीसी में फर्निश की गई रिटर्न में लॉस अगर डिस्क्लोज किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, ओके, या लॉस किसी ईयर में अगर असेस हुआ है तो दैट शैल बी इग्नोर्ड, उसको यहां पर ब्लॉक असेसमेंट की टोटल इनकम की कंप्यूटेशन के टाइम पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओके। और माय डियर फ्रेंड्स सोचो जरा, जो इनकम एसएससी की पहले ही असेस हुई पड़ी है उन पर तो एसएससी पर डिमांड पहले ही बन चुकी होगी, एसएससी टैक्स पहले भर चुका होगा। एसएससी ने जिन ईयर का असेसमेंट चलो नहीं भी हुआ था उन ईयर की जिनकी रिटर्न पहले फर्निश की थी तो उन ईयर का तो टैक्स पहले ही एसएससी दे चुका होगा, ओके। अब उनके लिए भी क्या ब्लॉक असेसमेंट में नई डिमांड निकालना अच्छा लगेगा? नहीं। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड जो करंट ईयर है जिसकी डिस्क्लोज्ड इनकम के लिए रेगुलर असेसमेंट होगा, अभी आपको रिफ्रेश कराया था क्लास की स्टार्टिंग में कि करंट ईयर के 2 असेसमेंट होंगे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए ब्लॉक असेसमेंट और डिस्क्लोज्ड इनकम के लिए रेगुलर असेसमेंट, तो उसका तो रेगुलर असेसमेंट में टैक्स डिमांड नहीं आना है। तो माय डियर फ्रेंड्स इन 3 इनकम्स को यहां ब्लॉक असेसमेंट का पार्ट बनाया जाए, ब्लॉक असेसमेंट में इन पर डिमांड निकाली जाए तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लॉ मेकर्स ने ये क्लियर कर दिया कि 158 बीए में जो हमने टोटल इनकम पर टैक्स की बात की हुई है कि एओ एसएससी की टोटल इनकम को असेस और रीअसेस करेगा, 158 बीए में जो हम टोटल इनकम पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, बेसिकली सबसेक्शन 1 में जो हमने टोटल इनकम यहां पर रेफर की है इस एग्रीगेट अमाउंट से ये जो क्लॉज 2, 3 और 4 वाले जो आइटम्स हैं उनको यहां पर एक्सक्लूड मतलब रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो वास्तव में क्या निकल कर आएगा, आपने एसएससी की टोटल इनकम में से एसएससी की जो अर्लियर टैक्स्ड, अर्लियर डिक्लेयर्ड या व्हाइट मनी करेंट ईयर की डिस्क्लोज्ड इनकम ये हटा दी, तो फिर जो बचेगा वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम रिप्रेजेंट करेगा। वास्तव में ब्लॉक असेसमेंट में जो टैक्स है वो उसी पर लगाया जाएगा, राइट ना फ्रेंड्स। तो अब आपको फर्क समझ आना चाहिए कि जो 158 बीए में एओ एसएससी की ब्लॉक पीरियड की टोटल इनकम को असेस और रीअसेस करेंगे, लेकिन जब टैक्स डिमांड बनाने की बात आएगी तो उसमें से माय डियर फ्रेंड्स ये जो आइटम्स हैं ये आउट कर दिए जाएंगे, राइट, क्योंकि इनमें से या तो किसी आइटम पर एसएससी पहले ही टैक्स भर चुके हैं या जो एसएससी का करंट ईयर में रेगुलर असेसमेंट में टैक्स होने वाला है, ओके। तो उनको हटा के बाकी जो रिजल्ट आएगा वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम कहलाएगी, टैक्स डिमांड उसी पर बनाई जाएगी। अब ये तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मीनिंग आप पेनल्टी चैप्टर में भी देखकर आए हैं, है ना। उसी तरह का लगभग लॉ मेकर्स ने 158(20) चैप्टर में जो डेफिनेशन पर्पस के लिए दिया है उसमें रखा है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मीनिंग आप किससे लोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर एसएससी के सर्च रिक्वेशन में कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग मिला
मिला या एसएससी की कोई पर्सनल डायरी वगैरह में कोई एंट्री के बेस पर एसएससी का कोई इनकम एक्सपेंडिचर पता लगा जो एसएससी की होली ऑफ पार्टली अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिप्रेजेंट करता है, या कोई भी एक्सपेंस एग्जेम्पशन डिडक्शन अलावेंस जो एसएससी ने जो क्लेम कर रखी है उन ब्लॉक पीरियड के रिस्पेक्ट में, वो सब्सिक्वेंटली इनकरेक्ट अगर सर्च के दौरान पता लगी है तो वो एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। ये सिंपल सी बात है क्या कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो एओ हवा में एसएससी के लिए कंप्यूट नहीं करेगा, बल्कि जो सर्च रिक्वेशन में माय डियर फ्रेंड्स एविडेंस वगैरह मिलेंगे उन्हीं के बेस पर एसएससी के लिए जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम वो कंप्यूट की जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स लॉ मेकर्स ने जो माय डियर फ्रेंड्स यहां सेक्शन 158 डबल बी में यस ये वाली जो बात कही है, मैं आपको स्टार्टिंग में माय डियर फ्रेंड्स ये रिफ्रेश करा चुका हूं। मैंने तब कहा था कि ये पॉइंट है तो हालांकि बात का, लेकिन चलिए मैं रिफ्रेश करा देता हूं कि करेंट ईयर में करेंट ईयर के फर्स्ट डे मतलब सर्च रिक्वेशन वाली ईयर के फर्स्ट डे से जो सर्च रिक्वेशन के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक के पीरियड में कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एसएससी ने अगर एंटर किया, चाहे भले ही वो अनडिस्क्लोज्ड रहा हो, चाहे भले ही वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आए, लेकिन उसको हम ब्लॉक पीरियड और ब्लॉक असेसमेंट का पार्ट नहीं बनने देंगे। राइट ना फ्रेंड्स? तो उसको लॉ मेकर्स ने कहा कि वो जो रेगुलर असेसमेंट एसएससी के लिए करेंट ईयर के लिए किया जाना है, उस रेगुलर असेसमेंट का वे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पार्ट बनेंगे। 158 डबल बी में माय डियर फ्रेंड्स इस तरह का जो मैसेज है वो लॉ मेकर्स ने हमें पास ऑन कर रखा है। और छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल कीजिए कि अगर आप एसएससी फर्म है उसकी अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम ब्लॉक पीरियड की कंप्यूट करने जा रहे हैं तो वर्किंग पार्टनर को छोड़कर किसी भी अदर पार्टनर को लाइक नॉन वर्किंग मीन स्लीपिंग पार्टनर को अगर फर्म ने कोई सैलरी इंटरेस्ट बोनस कमीशन रिम्यूनरेशन पे किया है तो वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कंप्यूटेशन के टाइम पर अलाउड नहीं होगा। एसएससी का ब्लॉक पीरियड से पहले के किसी ईयर का अगर कोई लॉस एंड एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है तो वो ब्लॉक पीरियड की अनडिस्क्लोज्ड इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे। हां, आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं फ्यूचर में उसको सेट ऑफ करने के लिए, लेकिन रिमेनिंग पीरियड के लिए और रिमेनिंग पीरियड की काउंटिंग में ब्लॉक पीरियड वाला पार्ट भी काउंट किया जाएगा। देन माय डियर फ्रेंड्स ब्लॉक असेसमेंट को कैसे अंजाम दिया जाएगा उसके लिए जो सिस्टम है वो लॉ मेकर्स ने सेक्शन 158 बीसी में डिजाइन किया हुआ है। और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए आइए मैं डायग्रामेटिक शेप में ही ये चीजें आपको रिफ्रेश कराता हूं। आपको आइडिया लग रहा होगा कि रेगुलर बैच में माय डियर फ्रेंड्स हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर जो भी चीजें हैं वो डायग्रामेटिक शेप में मैं आपके सामने पहले प्रेजेंट कर देता हूं, जिससे आपको एक अच्छा बेस डेवलप हो जाए और रिवीजन में भी आपको हेल्प मिल जाए। फिर हम लॉ से जो चीजें उनको कोरिलेट करते जाते हैं। तो 158 बीसी को काइंडली रिकॉल कीजिए। देखिए असेसिंग ऑफिसर की सबसे पहले ड्यूटी क्या है कि उन्होंने जिस एसएससी के रिस्पेक्ट में सर्च रिक्वेशन की पावर एक्सरसाइज की है, इंप्लाइड है 1 सितंबर 24 ऑनवर्ड से सर्च रिक्वेशन हुआ होगा तभी ब्लॉक असेसमेंट की स्कीम लग रही है ना। तो एओ की पहली ड्यूटी क्या है कि वो एसएससी को एक नोटिस इशू करेंगे और उसमें वो ब्लॉक पीरियड की एसएससी को रिटर्न फर्निश करने के लिए रिक्वायर करेंगे। लेकिन ये नोटिस एओ बाद में इशू करेंगे, पहले वो अपने सीनियर दैट इज एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर की अप्रूवल लेंगे। इस नोटिस में वो एक टाइम देंगे जो 60 डेज से एक्सीड नहीं करेगा, मतलब वो एक 60 डेज से जो एक्सीड ना करे ऐसे किसी पीरियड में एसएससी को रिटर्न फर्निश करने के लिए, ब्लॉक पीरियड की रिटर्न फर्निश करने के लिए रिक्वायर करेंगे। एसएससी को उनकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम की रिटर्न फर्निश करने के लिए कहा जाएगा। अब अगर एसएससी के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स जो नोटिस में टाइम अलाउ किया गया उसमें अगर अपनी रिटर्न फर्निश कर दी जाती है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो सेक्शन 139 की रिटर्न मानी जाएगी। इसका मतलब क्या कि जैसे एओ 139 की रिटर्न अगर आती है तो उस रिटर्न के से रिलेटेड जो भी सपोर्टिव एविडेंस वगैरह हैं वो मांगने के लिए एसएससी की प्रेजेंस रिक्वायर करने के लिए उनको 143(2) में जो नोटिस है वो सर्व कर पाते हैं तो वो यहां पर दिया जा सकेगा। लेकिन सर क्या ये 158 बीसी की रिटर्न की 143(1) में प्रोसेसिंग की जाएगी? ना, बिल्कुल नहीं। क्या इस रिटर्न को एसएससी रिवाइज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स। और ब्लॉक असेसमेंट के केस में जब 158 बीसी में नोटिस दिया ही जा रहा है तो क्या 148 में भी फर्दर नोटिस देने की एओ को जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक संभावना तभी भी ये भी बनती है फ्रेंड्स क्या कि हो सकता है कि एसएससी के द्वारा एओ के नोटिस में जो अलाउड टाइम है उसके बियॉन्ड रिटर्न फर्निश की गई हो।
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो 139 की रिटर्न नहीं मानी जाएगी। उस केस में एओ को 143(2) का नोटिस वगैरह देने की हेडेक नहीं होगी। ओके, और एक संभावना यह भी बनती है कि हो सकता है कि एसएससी ने रिटर्न फर्निश की ना हो, तो उस केस में तो 143(2) वगैरह का नोटिस जो जुरिडिक्शन क्रिएट करने के लिए प्रैक्टिकली एसएससी की प्रेजेंस वगैरह रिक्वायर करने के लिए जो दिया जाता है, उसकी यहां पर एओ को जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, हां 158 बीसी में देखिए इनिशियल फेज में इसी तरह की चीजें हैं जो आपको यहां पर गिवन है। और ये तो छोटी सी बात है कि हां एओ जब ब्लॉक असेसमेंट भी करेंगे तो उन्हें सपोज एसएससी का इन्वेंटरी वैल्यूएशन कराना है, स्पेशल ऑडिट कराना है, तो वो 142 के जो प्रोविजंस हैं या जो स्क्रूटनी असेसमेंट, बैच जजमेंट असेसमेंट वगैरह की जो पावर है वो यहां पर सर्टेनली इस ब्लॉक असेसमेंट में एओ यूज कर पाएंगे। ओके, देन फ्रेंड्स, जो एओ के द्वारा मैंने कहा था ना आपको कि ब्लॉक असेसमेंट का जो असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑर्डर है उसको बनाने की पावर लॉ मेकर्स ने, मतलब एसएससी की ब्लॉक पीरियड की इनकम को असेस और रीअसेस करने की पावर 158 बीए में दी है। लेकिन जो ऑर्डर बनाया जाएगा, तब स्टार्टिंग में मैंने हिंट भी किया था कि 158 बीसी एक सेक्शन आपको नजर आएगा जिसमें ऐसे असेसमेंट का जो सिस्टम है और ऑर्डर की पासिंग को लेकर जो प्रोविजंस हैं वो लॉ मेकर्स ने दे रखे हैं। 158 बीसी का सबसेक्शन सी है जो माय डियर फ्रेंड्स एओ को रिक्वायर करता है कि हां आप एसएससी की ब्लॉक पीरियड की इनकम को असेस और रीअसेस करने वाला जो एक ऑर्डर है वो पास करेंगे, एसएससी पर जो डिमांड बन सकती है वो बनाएंगे। और एक खास बात क्या है जो आपको एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रखनी है कि ब्लॉक असेसमेंट के केस में डीआरपी वाले जो प्रोविजंस हैं, याद है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल वाला सेक्शन 144C, वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो मतलब क्या कि आप ब्लॉक असेसमेंट और डीआरपी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे। ओके, क्योंकि ब्लॉक असेसमेंट में डीआरपी की जो एंट्री है वो बैन कर दी गई है। देन माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब मैं एक और सेक्शन आपको इजी फॉर्म में रिफ्रेश कराता हूं। सबसे पहले जैसे सपोज किसी पर्सन, मान लेते हैं मिस्टर एक्स के यहां पर सर्च हुई, उनके एओ थे एओ1, उन्होंने सर्च में वो इस बात से सेटिस्फाइड है। सपोज एओ1 ने जब मिस्टर एक्स के यहां सर्च की तो सर्च करने के बाद में ये जो मिस्टर एक्स की जुरिडिक्शनल एओ1 है ये सेटिस्फाइड है इस बात से क्या कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो किसी अदर पर्सन से बिलोंग करती है, या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, असेट्स वगैरह रिक्वायर किए गए हैं वो किसी अदर पर्सन से बिलोंग करते हैं। तो फिर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एओ1 है इनकी क्या ड्यूटी होगी कि वो अदर पर्सन के जो जुरिडिक्शनल एओ है दैट इज एओ2, उनको वे डॉक्यूमेंट्स, असेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो डिटेल्स है उनको हैंड ओवर कर देंगे। और फिर ये जो एओ2 है, सबसे पहले तो ये बात कि वो जो अदर पर्सन मिस्टर वाई है वो अब डीम्ड सर्ज्ड पर्सन ट्रीट किए जाएंगे, मतलब जो अब एओ2 है वो माय डियर फ्रेंड्स इस मिस्टर वाई पर चैप्टर 14B ब्लॉक असेसमेंट की जो प्रोविजंस है वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एओ1 मिस्टर एक्स पर अप्लाई कर रहे होंगे वैसे ही एओ2 मिस्टर वाई पर अप्लाई कर सकेंगे। ओके, जैसे सर्च के इनिशिएशन वाली डेट्स, जैसे सर्च वाले ईयर से जो इमीडिएट प्रीसीडिंग 6 ईयर्स हैं, और सर्च वाले ईयर के फर्स्ट डे से सर्च के लास्ट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूशन की डेट तक का जो पीरियड है, एक्चुअली ये ब्लॉक पीरियड अब मिस्टर एक्स के लिए एओ1 और मिस्टर वाई के लिए एओ2 कंसीडर करके उनके ब्लॉक असेसमेंट को अंजाम देंगे। अब मानते हैं हम क्या हुआ, सपोज 1 जनवरी 2025 को एओ1 ने एओ2 को जो मिस्टर वाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा थे वो हैंड ओवर किए, राइट। तो अब इस केस में सबसे पहले तो आपको यह रिकॉल करना है क्या कि जो ये मिस्टर एक्स के एओ हैं, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। सुनिए फ्रेंड्स, जो ये मिस्टर एक्स के एओ हैं, पहले तो मैंने ये जो चीज है ना ये तो 158 बीडी की आपको यहां पर केवल और केवल अभी रिफ्रेश कराई। 158 बीडी में कोई और ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है, आगे का जो उस डायग्राम में कंपोनेंट है, पार्ट है, वो 158 बी का जो कंबाइंड इफेक्ट है, टाइम लिमिट है, वो वहां गिवन है। तो 158 बीडी में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बस वो एक्स के एओ1 अगर सेटिस्फाइड है कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में उन्होंने सर्च किया, लाइक एक्स के रिस्पेक्ट में सर्च किया, तो उससे अलग पर्सन मिस्टर वाई से वो बिलोंग करती है, या जो भी रिक्विजिशन्ड चीजें हैं वो अदर पर्सन लाइक मिस्टर वाई से बिलोंग करती हैं, तो फिर उस अदर पर्सन मिस्टर वाई पर जुरिडिक्शन रखने वाले एओ दैट इज एओ2 को ये जो एओ1 है वो चीजें हैंड ओवर कर देंगे, और वो जो एओ2 है वो उस अदर पर्सन मिस्टर वाई के अगेंस्ट में 158 बीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। चैप्टर 14B के मतलब ब्लॉक असेसमेंट के प्रोविजंस एओ2 मिस्टर वाई पर लगाएंगे, मतलब वो डीम्ड सर्ज्ड पर्सन एक तरह से ट्रीट किए जाएंगे। ब्लॉक पीरियड मिस्टर वाई के लिए क्या कोई अलग होगा ना, दैट शैल बी द सेम, मतलब जैसे मिस्टर एक्स के लिए जो ब्लॉक पीरियड था वही सेम ब्लॉक पीरियड मिस्टर वाई के लिए यहां कहलाएगा। ओके, अच्छा अब फ्रेंड्स
पहले मैं आपको याद दिला दूं, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर मिस्टर एक्स की, तो मिस्टर एक्स के लिए जो इस ब्लॉक असेसमेंट को उनके एओ1 जो अंजाम देंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी रिफ्रेश कराई थी ये बात कि सर्च के लास्ट इटरेशन के एग्जीक्यूशन वाला जो मंथ है, उस मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स का जो पीरियड है वो नॉर्मली एओ1 को मिलेगा मिस्टर एक्स के लिए ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर पास करके देने के लिए। लेकिन यहां पर बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है, एओ1 का कुछ टाइम मिस्टर वाई से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको डिटरमाइन करने में खर्च हुआ होगा, इसलिए लॉ मेकर्स ने 158 में एक्स के एओ1 सर्च पर्सन के ज्यूरिडिक्शनल एओ को कुछ एक्स्ट्रा पीरियड दिया। क्या कि जिस डेट पर आपने सर्च इनिशिएट की थी उस डेट से स्टार्ट करके जब आपने चीजें अदर पर्सन के ज्यूरिडिक्शनल एओ को हैंडओवर की, उस डेट तक का जो पीरियड होगा वो पीरियड आपकी नॉर्मल टाइम लिमिट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब नॉर्मल टाइम लिमिट में काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, उतना पीरियड आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब आप इस डेट में अगर ये पीरियड ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट डेट जो निकल कर आएगी वो 23 जनवरी 26 की निकल कर आएगी। लेकिन सिंस ये मंथ का एक बीच का डे है, तो माय डियर फ्रेंड्स लॉ मेकर्स ने 158 में किस तरह की चीजें ला दी हैं कि जिस मंथ का वो मतलब ड्यूरिंग द मंथ का अगर वो डे है तो वो उस मंथ के लास्ट डे तक जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंडेड कहलाएगी। मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि जिस पर्सन मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि जो मिस्टर एक्स हैं उनके एओ1 मिस्टर एक्स के लिए इस ब्लॉक पीरियड के लिए जो 158 बीसी में ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर है माय डियर फ्रेंड्स, वो 23 जनवरी 26 तक नहीं बल्कि 31 जनवरी 26 तक वो पास कर सकेंगे। राइट, आई होप ये 158 बी वाली जो बात है वो आपको जरूर रिकॉल हो गई होगी। वहां पर यही चीजें हैं जो सारी आपको प्रोवाइड की गई हैं। ओके, तो जो सर्च या रिक्वेशन्ड पर्सन होता है जिसके यहां सर्च रिक्वेशन हुआ, उस सर्च रिक्वेशन पर्सन के रिस्पेक्ट में जो टाइम लिमिट के प्रोविजंस है, नॉर्मल टाइम लिमिट 12 मंथ्स वाली। ओके, अगर किसी अदर पर्सन को उन्होंने अदर पर्सन की जुरिडिक्शन वो चीजें हैंड ओवर की हुई हैं तो उस हैंडिंग ओवर का जो टाइम है जो 180 डेज से हम ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, 12 मंथ की नॉर्मल टाइम लिमिट में हम उसको ऐड कर देंगे। और एडिशन के बाद में जो रिजल्टेंट डेट आ रही है अगर वो किसी मंथ की एक्सपायरी डेट से पहले मतलब लास्ट डे से पहले अगर खत्म हो रही है, जैसे 23 जन को खत्म हो रही थी, तो वो उस मंथ के एंडिंग डे पर पीरियड खत्म हुआ कहलाएगा। लेकिन जो अदर पर्सन है जैसे मिस्टर वाई के जो जुरिडिक्शनल एओ हैं, जो मिस्टर वाई के जुरिडिक्शनल एओ2 हैं, उनको मिस्टर वाई के लिए जो ब्लॉक पीरियड के लिए असेसमेंट ऑर्डर पास करना है वो कब तक पास करेंगे? बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। जो एओ2 मिस्टर वाई को 158 बीसी का नोटिस जब इशू करेंगे रिटर्न फर्निशिंग रिक्वायरमेंट वाला, हाँ, बस उस मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ से स्ट्रेट फॉरवर्ड एओ2 को मिलेगा मिस्टर वाई के लिए जो असेसमेंट रीअसेसमेंट का ऑर्डर पास करना है उसके लिए। तो फ्रेंड्स जो अदर पर्सन मिस्टर वाई के जो एओ हैं उनको मिस्टर वाई के लिए जो असेसमेंट ब्लॉक असेसमेंट है वो कब तक कंप्लीट करना होगा? तो उन्होंने 158 बीसी में नोटिस जिस मंथ में इशू किया उस मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर अंदर उनको जो अदर पर्सन दैट इज मिस्टर वाई के लिए जो अदर पर्सन की जुरिडिक्शनल एओ2 को जो ऑर्डर है वो पास कर देना है। अब चाहे पर्सन सर्ज्ड और रिक्वेशन्ड लाइक मिस्टर एक्स थे या फिर कुछ या फिर अदर पर्सन जो मिस्टर वाई थे कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन है। क्या कि अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान टीपीओ को केस रेफर किया जाता है तो जैसा आप एपी चैप्टर में जगह जगह पर देखते हैं 153 सबसेक्शन 4 में रिकॉल कीजिए कि 12 मंथ्स का टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिलता है, वो यहां भी मिलेगा। ओके, हो सकता है कि प्रोसीडिंग्स के दौरान केस अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान सपोज कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर आया जिसकी वजह से प्रोसीडिंग्स स्टॉप की गई तो वो जो स्टे ऑर्डर का पीरियड है वो नॉर्मल टाइम लिमिट से एक्सक्लूड मतलब ऐड कर दिया जाएगा, तो वो रूल यहां भी लगेगा। अगर एक्सक्लूजन के बाद लेस पीरियड बचा हुआ 60 डेज से कम है तो वो 60 डेज तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। चलो कर दिया, और उसके बाद भी जो टाइम लिमिट है अगर वो किसी मंथ के एंडिंग डे से पहले अगर समाप्त हो रही है तो उस मंथ का जो एंडिंग डे होगा उस डेट तक वो टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी, समाप्त हुई कहलाएगी। राइट ना फ्रेंड्स? तो आई होप आपको ये जो चीज है 158 बी की टाइम लिमिट वाली है वो भी रिकॉल हो गई होंगी। और आइए मैं कुछ और छोटी छोटी सी बातें आपको रिफ्रेश करा देता हूं कि ब्लॉक असेसमेंट की स्कीम में लॉ मेकर्स ने सेक्शन 234 एबीसी का इंटरेस्ट 270 ए की वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम वाली पेनल्टी को बैन कर दिया है, वो यहां पर ले भी नहीं की जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट वगैरह फिर लग नहीं सकता ना। लॉ मेकर्स ने माय डियर फ्रेंड सेक्शन 158 बीएफए को लॉ में डिजाइन किया। उन्होंने क्या मैसेज दिया कि अगर वो पर्सन जिसको 158 बीसी में नोटिस दिया गया रिटर्न फर्निश करने के लिए रिक्वायर किया गया उसमें एक टाइम दिया गया जो 60 डेज से ज्यादा नहीं रहा होगा, पक्की बात है। अगर सस्सी ने उस टाइम में अगर अपनी रिटर्न को फर्निश नहीं किया, ओके, अगर सस्सी ने उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की या उसने रिटर्न फर्निश की ही नहीं, एक तरफ लिया नोटिस डाल दिया,
नोटिस लिया, एक तरफ उन्होंने डाल दिया। ओके, तो ऐसे केस में फिर वो 1.5% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट पे करने के लायबल होंगे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम का जो टैक्स बनेगा उस टैक्स पर वो इंटरेस्ट लगेगा। और पीरियड क्या लिया जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड जो भी टाइम हमने आपको स्पेसिफाई किया था वो जिस डेट पर समाप्त होने जा रहा है उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे से जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा और आपके ब्लॉक असेसमेंट के प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशन की डेट पर जाकर वो पीरियड समाप्त हुआ कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके अलावा अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर पेनल्टी का भी जो अरेंजमेंट है वो लॉ मेकर्स ने लॉ में यहां कर रखा है। उन्होंने क्या मैसेज पास ऑन कर रखा है कि हां, अगर एसएससी पर अनडिस्क्लोज्ड इनकम ब्लॉक असेसमेंट के दौरान अगर डिटरमाइन होकर आई है तो ऐसे केस में उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम के टैक्स के 50% के इक्विवेलेंट अमाउंट की जो पेनल्टी है वो एसएससी पर लेवी की जा सकेगी। मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात रिफ्रेश करा दूं कि लॉ मेकर्स ने 158 बीएफए के सबसेक्शन 2 में जहां पेनल्टी के प्रोविजंस गिवन है वहां ये पावर उन्होंने एओ के अलावा सीआईटी अपील में भी वेस्टेड बना रखी है। सीआईटी अपील अगर ये पेनल्टी ऑर्डर पास करते हो तो उसके अगेंस्ट में अपील आईटीटी में जाती है। 253 में आईटीटी के एप्लीकेबल ऑर्डर में ये केस कवर्ड है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लॉ मेकर्स ने यहां पर एक एक्सेप्शन भी रखा। क्या मैसेज दिया कि जो हमने ये 158 बीएफए सबसेक्शन 2 की पेनल्टी की बात की हुई है और भी पेनल्टी जैसे फॉल्स एंट्री के रिस्पेक्ट में पेनल्टी चैप्टर में 271 डबल में जो फॉल्स एंट्री के इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है, या 20,000 रुपीज से ज्यादा का अगर आपने कैश में लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट किया या रीपे कर दिया, या आपने 2 लाख रुपीज से ज्यादा का कैश में कोई भी अमाउंट रिसीव किया तो आप पर जो पेनल्टी ये लग सकती है ये नहीं भी लगाई जा सकती है अगर एसएससी के पार्ट पर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड नजर आए। क्या? एक तो एसएससी ने 158 बीसी के नोटिस का रिगार्ड किया हो, अपनी रिटर्न फर्निश की हो, उस रिटर्न के बेस पर जो टैक्स बनता है या तो वो पे कर दिया हो, या अगर उनका कोई मनी सीज हुआ है तो उन्होंने उस सीज्ड मनी से ऑफर कर दिया हो कि आप मेरी डिमांड एडजस्ट कर सकते हैं। पेमेंट का जो टैक्स पेमेंट का जो एविडेंस है वो उन्होंने अटैच किया हो, और जो उन्होंने अपनी तरफ से रिटर्न में जो इनकम शो की है, अब जब आगे ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर पास होगा तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने कोई अपील वो आगे ना फाइल करें, राइट? तो उस केस में उन पर अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जा सकती थी वो नहीं लगाई जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना क्या कि एसएससी ने जो इनकम डिस्क्लोज की थी माय डियर फ्रेंड्स वो 50 लाख की डिस्क्लोज की थी, और बाद में जब एओ ने ब्लॉक असेसमेंट किया था तो एओ ने ब्लॉक असेसमेंट किया था मान लेते हैं 90 लाख पर, तो जो 40 लाख रुपीस वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए तो आप पेनल्टी के लिए तैयार रहे, उस पर तो जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकेगी। ओके देन फ्रेंड्स, पेनल्टी का सिस्टम क्या है कि एसएससी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। मतलब पहले एक शॉकोज नोटिस एसएससी को दिया जाएगा जिसमें एसएससी को कहा जाएगा कि आप कॉजेज शो करो कि मैं आप पर पेनल्टी क्यों ना लगाऊं, है ना फ्रेंड्स? इसके मतलब एसएससी को उसमें एक रिप्लाई सबमिशन के लिए टाइम भी दिया जाएगा। ओके, और पेनल्टी के लिए लॉ मेकर्स ने किस तरह की बात लॉ में और कही हुई है कि अगर 2 लाख रुपीस से ज्यादा की पेनल्टी अगर एसएससी पर लगाई जाने की बात अगर हो रही है तो फिर उस केस में पहले अप्रूवल एओ लेंगे, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर से जो भी अवेलेबल उस टाइम पर होंगे उनसे वो जो अप्रूवल है वो लेने के बाद ही जो पेनल्टी का ऑर्डर है वो पास करेंगे। ओके, तो ये कुछ प्रोसीजरल नेचर के पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने जो भी नोट्स आपको ये दिए हुए हैं ना, मैंने उन्हीं के साथ में माय डियर फ्रेंड्स वो चीजें आपको यहां पर रिफ्रेश अभी डायग्राम्स के थ्रू कराई। ओके, अच्छा, तो बस मैं फ्रेंकली स्पीकिंग यहां पर आपको इसलिए ले आया क्योंकि हम रेगुलर बैच में जो टाइम लिमिट वगैरह है पेनल्टी ऑर्डर वगैरह की उनको भी डायग्राम्स वगैरह की हेल्प से डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन वो एग्जाम के लिए लीस्ट रेलिवेंट है, इसलिए मैंने उस एरिया को यहां पर अवॉइड कर दिया है। ओके, अच्छा, फिर फ्रेंड्स कुछ छोटी छोटी सी बातें मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिए, एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर की डेफिनेशन में आप देखते हैं ना सेक्शन 2 क्लॉज 7 में एओ की डेफिनेशन जहां पर दी गई है उसमें एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद उनके जो जूनियर हैं दैट इज डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और उनके भी जो जूनियर है फिर आईटीओ, वो कवर्ड है। क्या आईटीओ ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लॉ मेकर्स ने 158 बीजी में यह मैसेज पास ऑन किया क्या कि जो ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा वो उस ईओ के द्वारा पास किया जाएगा जो एसीडीसी या डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर की लोअर रैंक के ना हो, मतलब उनसे लोअर रैंक के ना हो, मतलब एटलीस्ट इस रैंक के तो वो ऑफिसर होने चाहिए। अब सपोज असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा राम का ब्लॉक असेसमेंट का जो ऑर्डर है वो पास किया जा रहा है तो वो ऑर्डर पास कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले वो भी अपने सीनियर दैट इज एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर की अप्रूवल लिए बिना वो उस ऑर्डर को पास नहीं करेंगे। मतलब क्या निकला?
कि अगर जॉइंट कमिश्नर अगर राम का ब्लॉक पीरियड का सस्पेंड ऑर्डर पास कर रहे हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और फिर उनको कोई अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहां पर क्या लिखा है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर, है ना। मतलब क्या, ये रैंक और इसकी हायर रैंक। तो इसीलिए मैंने केस बनाया कि अगर जॉइंट डायरेक्टर ने, अगर सब जॉइंट कमिश्नर ने अगर राम का अगर ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर पास किया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर अप्रूवल का मैटर नहीं आएगा। सपोज असिस्टेंट कमिश्नर राम का अगर ब्लॉक असेसमेंट का ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो वो केवल तभी पास किया जाएगा जब वो पहले हायर अथॉरिटी से अप्रूवल ले लेंगे। और माय डियर फ्रेंड, सपोज एसएससी पर अगर इस ब्लॉक असेसमेंट वाले चैप्टर में भी अगर जो ब्लॉक असेसमेंट को अंजाम दिया गया, अब एसएससी पर टैक्स की डिमांड भी बन रही है, तो उसके लिए नोटिस ऑफ डिमांड एसएससी को सर्व करना है ना, 30 डेज का टाइम मिलना है। उसके बाद नहीं अगर वो पे करेगा तो उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी करनी है, एसएससी को प्रोसिक्यूट भी अगर किया जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए तो इस चैप्टर 14B में कुछ गिवन स्पेशली नहीं है। तो लॉ मेकर्स ने क्या कहकर बस छोड़ दिया है यहां पर कि जो एक्ट के अदर प्रोविजंस जो नॉर्मली लग सकते हैं, जो इस चैप्टर के प्रोविजंस के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे हैं, वो एप्लीकेबल बना दो। हाँ, सेक्शन 158BH में यही सिंपल सा मैसेज पास ऑन किया गया कि इस ब्लॉक असेसमेंट के चैप्टर में जो थिंग्स हमने अदरवाइज प्रोवाइड कर दिया, उनको सेव करते हुए, उनको प्रायोरिटी देते हुए, उनको प्रेजुडाइज किए बिना, उनको ओवर रूल किए बिना, हाँ, एक्ट के जो भी अदर प्रोविजंस हैं वो इस चैप्टर में किए जाने वाले असेसमेंट पर अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे, जिसके कुछ एग्जांपल आपको ये गिवन है। और ये तो मैं क्लास की स्टार्टिंग में आपको कह ही चुका हूं कि ब्लॉक असेसमेंट की जो स्कीम है वो माय डियर फ्रेंड्स 1 सितंबर 24 ऑनवर्ड्स अगर सर्च रिक्वेशन अगर होगा तो वर्क करेगी। मतलब क्या, 1 सितंबर 24 से पहले अगर कोई सर्च इनिशिएट हो गई है या कोई रिक्विजिशन अगर किया जा चुका है, तो फिर ऐसे सर्च रिक्विजिशन के रिलेशन में जो वो इस चैप्टर के प्रोविजंस है वो तो अप्लाई नहीं होंगे, पक्की बात है। ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड जो एक्ट के अदर प्रोविजंस है, वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाले जो प्रोविजंस रहे हैं, वो माय डियर फ्रेंड्स पुराने प्रोविजंस वर्क करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए लीस्ट रेलिवेंट है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अब माय डियर फ्रेंड्स एग्जामिनर से यही एक्सपेक्टेड है कि ब्लॉक असेसमेंट की जो नई स्कीम लाई गई है उस पर आपकी वो जो नॉलेज है वो टेस्ट करें। तो अब मैं कह सकता हूं कि हां, हमने ब्लॉक असेसमेंट की स्कीम को लेकर माय डियर फ्रेंड्स जो सारी चीजें थी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट, वो यहां पर रिफ्रेश कर ली है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रिवीजन सेशन में माय डियर फ्रेंड्स कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है उनको रिफ्रेश कराने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक्स अ लॉट टू यू।